हेलो गाइज, वेलकम टू दिस साइड इंस्पेक्टर अकेडमी सीकर। मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने दोबारा एक नए कंसेप्ट के साथ। लास्ट क्लास में गाइज हमने बात की थी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट फर्स्ट की, जिसमें कुछ हमने बेसिक कंसेप्ट जो कंसल्ट किए थे या डिस्कस किए थे। आज इस सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के पार्ट नंबर सेकंड में जो हम कुछ नए कंसेप्ट जो है कंसल्ट करने जा रहे हैं, वो नए कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है, इनको देखने के लिए आप बने रहेंगे आने वाले कुछ समय के लिए मेरे साथ में गाइज। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ एंड। आपको सिस्टम पर दिखाई दे रहा है यूज ऑफ एंड। एंड की प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। वो दो कंसेप्ट क्या थे क्या नहीं थे, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला कंसेप्ट तो गाइज ये था है ना कि दो सब्जेक्ट यदि किसी एग्जाम्पल में आपको दे रखे हैं या किसी सेंटेंस में आपको दे रखे हैं, तो ऐसे केस में आने वाली हेल्पिंग ऑफ जो है इसको सिंगुलर रखना होता है या प्लूरल रखना है। तो देखना प्रॉपर्टी क्या थी, कह रहा कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दे रखे हैं, दोनों को किससे जोड़ रखा है, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बट, लाइक, अनलाइक, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन से यदि जोड़ रखा होता है, तो ये आने वाली हेल्पिंग ऑफ जो है इसको हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट लीड करता है। मैंने कहा कि यदि पहला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यदि पहला सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ऐसे केस में सेकंड सब्जेक्ट जो है वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब को लीड नहीं करेगा। ये पहला कंसेप्ट हमारा था। दूसरा कंसेप्ट जो था गाइज वो देखना, क्या दैट इज व्हाट, वो क्या था, कह कि दो सब्जेक्ट यदि आपको सिस्टम पर दे रखे हैं, दो सब्जेक्ट यदि आपको दे रखे हैं और दोनों को किससे जोड़ रखा है, कह रहा है और से जोड़ रखा है या नोट से जोड़ रखा है या फिर बट ऑल्सो से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है, बट ऑल्सो से। तो ये आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हमेशा ये नियरेस्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो लीड करता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के नियर में जो सब्जेक्ट होता है वो इसको लीड करता है। गाइस, मैंने एक बात आपको यहाँ ये भी बताई थी कि ये जो सब्जेक्ट है इसको आप सेकंड सब्जेक्ट कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप इसको सेकंड सब्जेक्ट बोल देंगे तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है ये सब्जेक्ट जो है दो या तीन बार आपको, यानी तीन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में जो आप यहाँ गलती कर जाएंगे तो इसको आप हमेशा ही नियर सब्जेक्ट का नाम देंगे, सेकंड सब्जेक्ट कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल में जो है आपको 3 से 4 जो है एग्जाम्पल देखने को या सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में रूल नंबर 3, यानी कि ये तो आपका रूल फर्स्ट था, ये आपका रूल सेकेंड था। रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो वो है आपका एंड। एंड की प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा। एंड में जो है 4 कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ कर जाएंगे, यानी कि अब तक मेरी एग्जामिनेशन में जो है मुझसे यहाँ से 4 जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन चारों कंसेप्ट को जो हम अलग अलग तरीके से जो है कंसल्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखिएगा क्या है क्या नहीं है। जैसे टाइप फर्स्ट है, पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनता है या पहला कंसेप्ट जो है ना गाइज वो क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट आपके सिस्टम पर दे रखा है। वो कंसेप्ट क्या है देखिएगा गाइज। कह रहा है कि अगर मेरे एग्जाम्पल में 2 सब्जेक्ट गिवन हैं, अगर मेरे एग्जाम्पल में कितने सब्जेक्ट गिवन है, 2 सब्जेक्ट गिवन है और दोनों को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। ऐसे में यदि ये दोनों सब्जेक्ट यदि अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग ऑफ जो है वो हमेशा ही कौन सी फॉर्म में होगी गाइज, प्लूरल फॉर्म में होगी। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कहा 2 सब्जेक्ट यदि मुझे एग्जाम्पल में गिवन है और दोनों को किससे जोड़ रखा है गाइज, एंड से जोड़ रखा है, तो ऐसे में दोनों ही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को लीड करेंगे। यानी कि 2 सब्जेक्ट होने का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। यानी कि ऐसे केस में दोनों सब्जेक्ट हमेशा ही अलग अलग नाउन का काम करते हैं। अगर ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नाउन को गाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा ही क्या होगी, प्लूरल होगी। एक केस तो आपका ये बनता है। फॉर एग्जांपल देखना, आपके सिस्टम पर एक एग्जांपल दिखा रखा है। एग्जांपल क्या कह रहा है, रागिनी एंड रश्मि हैज वर्कड टुगेदर। तो इस एग्जांपल में देखना गाइज क्या कह रहा है, ये तो मेरा पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और सब्जेक्ट नंबर सेकंड, दोनों को किससे जोड़ रखा है, एंड से। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट गाइज कर रहे हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा हैज रिप्लेस विद हैव। दैट्स योर आंसर गाइज। तो बिल्कुल बेसिक सा जो है कंसेप्ट यहाँ पर बनता है। लेकिन गाइज मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पेपर सेट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेपर सेट में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ। तो देखना किस प्रकार के या किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं पेपर सेट में ज़्यादातर बनते हैं। देखिएगा,
टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं, यानी एंड के सेकंड कंसेप्ट की मैं यदि बात करता हूं तो कंसेप्ट सेकंड क्या बनता है वो देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है या प्रॉपर्टी गाइज ये कह रही है कि दो सब्जेक्ट दी, बच्चे देखना मैंने कहा दो सब्जेक्ट दी मुझे एग्जांपल में गिवन है या मेरे सेंटेंस में गिवन है और दोनों को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। तो ऐसे में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हमेशा हम क्या बना देंगे, सिंगुलर बना देंगे। क्या बना देंगे, सिंगुलर बना देंगे। कंफ्यूजन हो रहा है ना, आप कहेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन किस बात का है गाइस, देखिएगा आप कंफ्यूज इसलिए हैं कि यार थोड़ी देर पहले तो सर आप ये कह रहे थे कि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ रखा तो आने वाली प्लूरल होगी, लेकिन यहाँ तो आप इसको सिंगुलर बना रहे हैं। लेकिन इस कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो देखिएगा, कह रहा है कि दो सब्जेक्ट तो है लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट आपस में मिलकर जो है ना गाइस एक हो जाते हैं या एक कम्युनिकेशन पेयर का निर्माण करते हैं। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट एंड से भले ही जुड़े हैं लेकिन आपस में मिलकर एक पेयर बनाते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन पेयर का निर्माण करते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों की बात करूं तो दोनों सब्जेक्ट आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, यानी कि हमेशा सिंगुलर सेंस में ही काम करते हैं। तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमें किस फॉर्म में रखनी पड़ेगी, सिंगुलर फॉर्म में रखनी पड़ेगी। तो यहाँ के सब्जेक्ट जो आपको किस प्रकार दिखाई देंगे उनकी मैं चर्चा यदि करता हूँ तो देखिएगा किस प्रकार के सब्जेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गाइस देखना बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो है मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स को रखता हूँ। जैसे कई बार बंदा यूज करता है जैसे कास्ट एंड क्रीड, फ्रेजल वर्ड है कुछ, कह रहा है कास्ट एंड क्रीड, जिसको आप जात पात के नाम से पहचानते हैं। कई बार सेंटेंस में बंदा यूज करता है हुई एंड क्राई, कई बार सेंटेंस में यूज करता है राइज एंड फॉल, क्लियर है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, क्लियर है। इस प्रकार के जो है कह रहा है राइस एंड करी एटसेट्रा, इस प्रकार के सब्जेक्ट आपको देखने को मिले। कुछ फ्रेजल वर्ड है जैसे कास्ट एंड क्रीड है, हो एंड क्राई है, बैग एंड बैगेज है, या ब्रेड एंड बटर है, कैट्स एंड डॉग्स है। इस प्रकार के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, यानी कि सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या हो जाती है, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना गाइस, बड़ा ही क्लियर एग्जाम्पल आपको दे रखा है। कह रहा है ए हुई एंड क्राई आर बीइंग रेज्ड बाय द पीपल। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि एक सब्जेक्ट दिखा रखा है हुई, एक दिखा रखा है क्राई। दो सब्जेक्ट भले ही दिखाई दे रहे हैं लेकिन दोनों आपस में मिलकर क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। जब वो एक हो रहे हैं तो नाउन क्या बन रही है, सिंगुलर। तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपने कहा आर रिप्लेस विद इज, जो आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल का आपका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में देखिएगा टाइप नंबर सेकंड का जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कास्ट एंड क्रीड। अब देखना कंफ्यूजन किस बात का है कि यहाँ पर सब्जेक्ट तो भले ही आपको दो दिखाई दे रहे हैं, कास्ट है एंड क्रीड है, लेकिन आने वाली एच भी क्या होगी, सिंगुलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो दिखा रखा है ना ये पेयर बना रहा है, यानी कि सिंगुलर सेंस में यूज हो है। तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी गाइस, सिंगुलर होगी। तो ऐसे में आर को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इससे। बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो है इस क्वेश्चन को बनाया गया है। मेरे ख्याल से दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे ढंग से, क्लियर है ना गाइस, इज एवरीथिंग ओके। सो गाइस देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं। डैम श्योर, मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप क्वेश्चन को गलत बनाएंगे। बना के देख लो, मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा पॉवर्टी एंड मिजरी कम्स टुगेदर। अब स्टूडेंट क्या करता है, गलती क्या करता है कि वो कह रहा है कि यार दो सब्जेक्ट दिखा रहा है कि दोनों आपस में मिलकर एक है, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, जो हमें पहले से दे रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। जैसे ही आप अपना आंसर नो एरर रखते हैं तो क्वेश्चन क्या होता है, गलत। नहीं भाई, इसमें एरर दिखा रखा, और एरर क्या है वो समझिएगा, इस बात को समझना। देखना कंसेप्ट जो दिखा रखा ना गाइस वो क्या है वो देखिएगा, समझना इस बात को। कंसेप्ट जो दिखा रखा है ना गाइस वो क्या होगा क्या नहीं होगा देखना, एक बार समझना बारीकी से क्वेश्चन को। देखिएगा इस वाले कंसेप्ट को फिर से देखिएगा एक बार। पहला कंसेप्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा के दोनों को किससे जोड़ रखा है, एंड से, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। जब ये क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। तो अगली वाली प्रॉपर्टी में यदि मैं बात करता हूं तो प्रॉपर्टी तो आपकी सेम रहेगी, कह रहा सब्जेक्ट दो है, दोनों को एंड से जोड़ रखा है और एक कम्युनिकेशन पेयर भी बना रहे हैं। लेकिन इन शब्दों के साथ में जो है यदि बंदा यूज करता है ईच अदर का, किसका यूज करता है, ईच अदर का यूज करता है, या फिर जैसे टुगेदर का यूज करता है,
किसका यूज करता है, टुगेदर का गाइज यूज करता है, या फिर गाइज वन अनोदर का यूज कर रहा है। इस प्रकार के शब्दों का यूज यदि वो करता है, इन शब्दों का यूज होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इन शब्दों का यूज होता है तो इन सब्जेक्ट में क्या होता है कि मतभेद होना शुरू हो जाता है। मतभेद होने का मतलब ये दोनों अलग अलग नाउन का काम करते हैं, और ये अलग अलग नाउन का काम करेंगे तो आने वाली बेटा हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, हमेशा ही प्लूरल होगी। तो ऐसे केस में सिंगुलर को ना यूज करके हमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब को भी क्या बनाना पड़ता है, प्लूरल बनाना पड़ता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने कहा दो सब्जेक्ट दिखा के दोनों को एंड से जोड़ रखा है और दोनों आपस में मिलकर एक होते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज करता है तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब को क्या बनाया जाएगा, प्लूरल। रीजन, क्योंकि ये शब्द आने का मतलब ही होगा कि जो नाउन है या सब्जेक्ट जो है इनमें मतभेद होता है। मतभेद होने का मतलब कि वो अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे, और अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, इसी कंसेप्ट से लिया है। कह रहा कि दो सब्जेक्ट भले ही आपस में मिलकर एक भी हो रहे हैं, लेकिन सेंटेंस के एंड में देखना हो किसका यूज कर रहा है, टुगेदर का। टुगेदर आते ही मैं समझ गया कि इन दोनों नाउन को या दोनों सब्जेक्ट को वो क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, क्योंकि इनमें मतभेद हो गया है। जब दोनों सब्जेक्ट अलग अलग नाउन है, अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे हमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा कम्स रिप्लेस विद कम, कम्स रिप्लेस विद कम, द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो गाइस, बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में हम इसके अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिएगा थर्ड कंसेप्ट जो है ना गाइस, वो क्या बनता है समझिएगा। एंड के थर्ड कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूं तो देखना गाइस, प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं और दोनों सब्जेक्ट को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है, लेकिन पहले वाले सब्जेक्ट के आगे यदि बंदा यूज करता है आर्टिकल ए है, एन है या द का यदि यूज करता है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हमेशा कौन सी फॉर्म में रखा जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में रखा जाएगा। रीजन, मैंने कहा कि दो सब्जेक्ट दिखा के दोनों में से किसी एक के साथ में आर्टिकल लगाने का मतलब एक सब्जेक्ट, यदि एक के साथ में आर्टिकल आया तो एक आदमी है, एक आदमी है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन अगले वाले केस में वो क्या करेगा कि दोनों सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल लगाएगा, और दोनों सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल यानी कि दो आर्टिकल आने का मतलब क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब को हमें प्लूरल बनाना पड़ जाता है। खैर छोड़िए, इस बात को समझना, कह रहा कि दो सब्जेक्ट दिखा के दोनों को एंड से जोड़ रखा है, एक के साथ में यदि आर्टिकल का यूज होता है तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बनाएंगे, सिंगुलर। फॉर एग्जांपल देखना, पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर गोइंग टू अटेंड द सेमिनार। तो देखना इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सब्जेक्ट तो आपको ये दिखा रखा, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और सब्जेक्ट नंबर सेकंड, दो सब्जेक्ट दिखा रखे, किससे जोड़ रखा, एंड से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पहले वाला जो सब्जेक्ट दिखा है इससे पहले किसका यूज करा, आर्टिकल देखा, इसका मतलब सब्जेक्ट का काम प्रिंसिपल करा। इसका मतलब कहने का देखना इस सेंटेंस का मीनिंग यही तो है ना गाइज कि प्रिंसिपल ही किसका काम कर रहा है, टीचर का काम कर रहा है, नहीं आदमी एक ही है, आदमी एक ही है। जब आदमी एक ही है तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा आर रिप्लेस विद इज, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा आर जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा किससे, इज से, इसको रिप्लेस किया जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखना, कह रहा द राइज एंड फॉल। तो देखना एक सब्जेक्ट दिखा रखा है राइज, एक दिखा रखा है फॉल। राइज से पहले किसका यूज करा है, आर्टिकल का, इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ भी आर जो है वो किस में रिप्लेस होगा, इज से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपने कहा आर रिप्लेस विद इज आपका सही आंसर माना जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का कंसेप्ट यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद में देखिएगा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक सब्जेक्ट दिखा रखा है द सम, एक दिखा रखा है सब्सटेंस, दोनों किसे जोड़ रखा है, एंड से। तो ऐसे में ये किसका काम करेगा, सिंगुलर नाउन का। जब ये सिंगुलर नाउन का काम करेगा तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो ऐसे में आर जो है वो भी किस में रिप्लेस हो जाएगा, इज से। तो यहाँ भी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। लेकिन देखना इस कंसेप्ट से जो है ना कभी एग्जाम में बने नहीं है, ये कम ही क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर जो फेमस सवाल जो बनता है या फेमस क्वेश्चन जो यहाँ का बनता है ना, वो कौन से कंसेप्ट से बनता है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा आगे वाले कंसेप्ट की हम चर्चा करते हैं। एंड के फोर्थ कंसेप्ट जो है ना, वो फोर्थ कंसेप्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। थर्ड वाले कंसेप्ट में तो क्या था कि किसी एक सब्जेक्ट से पहले उसने आर्टिकल का यूज किया था, लेकिन इस वाले कंसेप्ट में गाइज वो क्या करेगा कि दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का यूज करेगा। कि अगर मेरे एग्जाम्पल में दो सब्जेक्ट गिवन है और दोनों सब्जेक्ट को किसे जोड़ रखा है, एंड से, लेकिन दोनों सब्जेक्ट से पहले यदि वो आर्टिकल का यदि यूज कर देता है, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल ए एन दी का यदि वो यूज करता है
और दूसरी वाली सब्जेक्ट के साथ में भी वो आर्टिकल ए एन दी का यदि यूज़ करता है तो इसका मतलब देखना मीनिंग क्या हो गया है, दोनों सब्जेक्ट के साथ में आर्टिकल आने का मतलब दो आदमी, और दो आदमी होने का मतलब आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, प्लूरल। तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को भी आप किस सेंस में यूज करेंगे, प्लूरल सेंस में आप यूज करेंगे। तो कह रहा है कि दोनों सब्जेक्ट के साथ में यदि अलग अलग आर्टिकल का यदि यूज होता है तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। फॉर एग्जाम्पल देखना, कह रहा है ए हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। लास्ट पार्ट जो गाइस है ना वो मेरा है नो एरर। तो बेटा देखना इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना। पहला जो सब्जेक्ट दिखा रखा है ना उसमें तो बंदा कह रहा है ए हॉट, पहला सब्जेक्ट दिखा रखा है। दूसरा सब्जेक्ट दिखा रखा है ए कोल्ड, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट दिखा रखा है। किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। लेकिन एक बात खास इसमें यह भी है कि पहले सब्जेक्ट के साथ में भी वो आर्टिकल का यूज कर रहा है और दूसरे सब्जेक्ट के साथ में भी आर्टिकल का यदि वो यूज कर रहा है तो ये दोनों अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा वाज रिप्लेस विद वर। दैट्स योर आंसर गाइज। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप चीज़ों को समझिएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल है, 10+2 है या सीपीओ एसआई है या एमटीएस के एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं, कुछ लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है ढंग से तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ जिनको आप बना के देखिएगा। जैसे देखिएगा इस वाले कंसेप्ट से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। डन से, और मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आप इन एग्जाम्पल को गलत बनाएंगे। आप बना के देख लीजिएगा। मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स प्लीज। फटाफट बनाओ। अगर बात आपको फोर्थ कंसेप्ट यदि आपको समझ में आ गया है तो इस एग्जाम्पल को एक बार बना के देखिएगा। देखना दिक्कत कहाँ है, दिक्कत देखिएगा कहाँ स्टूडेंट जो गलती कर बैठता है वो गलती क्या है देखना बेटा, आराम से समझना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एवरीवन नोज दैट गांधी जी वाज ए ग्रेट सोल एंड ए ग्रेट लीडर। अब स्टूडेंट क्या कर बैठता है, कह रहा है कि यार यहाँ दो आर्टिकल दिखा रखे हैं, देख रहे हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट और आर्टिकल नंबर सेकंड, ये दो आर्टिकल दिखा रखे हैं। अगर कह रहा है दो आर्टिकल तो कंसेप्ट मैंने यही तो बताया था ना गाइज कि अगर मेरे एग्जाम्पल में एक आर्टिकल होता है, अगर मेरे एग्जाम्पल में कितना आर्टिकल होता है, एक आर्टिकल होता है, तो ऐसे में सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और यदि मेरे एग्जाम्पल में कितने आर्टिकल होते हैं, दो आर्टिकल होते हैं, तो ऐसे में मुझे जो है सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, प्लूरल बनाना पड़ता है। कहने का मतलब एक आर्टिकल का मतलब क्या हो गया, एक आदमी, और जो है दो आर्टिकल का मतलब क्या हो गया है, दो आदमी। एक आदमी तो सब्जेक्ट सिंगुलर, दो आदमी तो सब्जेक्ट प्लूरल। आप कह रहे कि यार दो आर्टिकल यदि आ रहे हैं तो ऐसे में तो जो है आने वाली वर्ब जो है वाज है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। और जैसे ही वो वर का यूज करता है आपका आंसर गलत हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन देखना गाइस इस कंसेप्ट में या जो इस एग्जाम्पल में देखना बात वो क्या कर रहा है समझिएगा। वो कह रहा है गांधी जी वॉज ए ग्रेट सोल एंड ए ग्रेट इट, कह रहा है। देखना यहाँ बंदा किसका यूज कर रहा है, गांधी जी का। अब अगर मैं इसके लिए दो अलग अलग आर्टिकल का यूज करता हूं तो बात तो यही है ना कि गांधी जी को या तो मैं गांधी जी को दो आदमी बना दूं या फिर मैं आर्टिकल को एक बनाऊं। देखना बात क्या है, या तो मैं गांधी जी को क्या करूं, डबल बना दूं, दो आदमी बना दूं, या फिर जो है मैं आर्टिकल को क्या करूं, सिंगल बना दूं। अब मैं गांधी जी को दो आदमी बना दूं, ये बात तो एक्सेप्टेड नहीं है ना, ये बात तो विजिबल नहीं है ना। आप कहेंगे नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि देखना अगर बेटा अगर यहाँ पर किसी वर्ल्ड फेमस जो आदमी का नाम दिया गया है या किसी पॉपुलर पर्सन का यदि नाम दिया गया है तो उसको आप डबल या जो है एक्सेप्टेड नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपको आर्टिकल एक बनाना पड़ेगा। और आर्टिकल एक बनाने के लिए आप जो है एंड के बाद में सेकंड आर्टिकल दिखा रखा है, इसको यहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, एवरीवन नोज दैट गांधी जी वॉज ए ग्रेट सोल एंड लीडर, ये आपका सही आंसर माना जाएगा। तो सेकंड आर्टिकल जो इसको आप रिमूव करेंगे, रीजन वही है क्योंकि आप गांधी जी को दो आदमी नहीं बना सकते। अगर गांधी जी को दो नहीं बना सकते तो आर्टिकल आपको एक ही बनाना पड़ेगा। यही सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है अब्राहम लिंकन वॉज द ग्रेट पॉलिटिशियन। अब देखना क्या कह रहा है, अब्राहम लिंकन वॉज। अगर मैं देखूंगा तो बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, देखना वो कहेंगे सर दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल तो ये दिखा रखा है आर्टिकल नंबर फर्स्ट और आर्टिकल नंबर सेकंड, दो आर्टिकल दिखा रखे हैं। तो ऐसे में आने वाली वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। जैसे ही प्लूरल होगी तो गलत हो गया, क्योंकि वर आने का मतलब तो क्या हो गया है कि आदमी दो हैं।
तो नॉनसेंस बात होगी ना। अब्राहम लिंकन जो है दो कैसे हो सकता है, फेमस वर्ड फेमस आदमी है। तो आपने कहा ऐसे में जो है सेंस वाली बात क्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर इसको आदमी तो मैं दो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आर्टिकल को एक बना सकता हूँ। तो ऐसे में जो सेकंड आर्टिकल दिखा रखा है उसको आप यहाँ से रिमूव कर दो, तो आपका एग्जाम्पल बन जाएगा। ये सेंस वाली बात आपकी होगी। तो कह रहा है अब्राहम लिंकन वॉज द ग्रेट पॉलिटिशियन एंड नॉवेलिस्ट इन द USA। ये आपका सही आंसर होगा। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको ढंग से समझ में आ गए, अच्छे लेवल से समझ में आ गए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को आप बनाना डैम श्योर। मैं 100% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप गलत बनाएंगे। इनको बना के देख लो। देखना थर्ड एग्जाम्पल तो गाइज वही है जो हम दो एग्जाम्पल बना रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है ऑन माई रिक्वेस्ट, यानी मेरे कहने पर, कह रहा है ऑन माई रिक्वेस्ट मुकेश इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। अब देखना यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या कर रहा है कि बंदा किसका यूज कर रहा है, हु का यूज कर रहा है। हु से पहले किसका यूज कर रहा है, वो हिज फ्रेंड का, जो अपने आप में क्या है, एक है। अब इसको या तो मैं दो बनाऊं या तो मैं क्या करूं, दो बनाऊं। अगर मैं इसको दो नहीं बना पाऊंगा तो मुझे आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा। तो ऐसे में सेकंड वाला जो आर्टिकल ए दिखा रखा मैं इसको रिमूव कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको दो आदमी नहीं बना सकता। ऐसे में जो है ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अपना आंसर बन जाएगा। लेकिन जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन में जाएंगे तो आप यहाँ गलती कर बैठेंगे। देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोनों क्वेश्चन तो एक ही है, यानी थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो आपका एक ही है, लेकिन जब इसे पूछा गया एग्जाम में तो उसका पूछने का तरीका था या टेक्निक थी या प्रोसेस थी ना, वो अलग अलग थी बेटा। देखना फोर्थ क्वेश्चन क्या था, ऑन माई रिक्वेस्ट मुकेश इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज बोथ ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। तो देखना इस वाली प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है, हु इज बोथ, किसका यूज कर रहा है, बोथ का। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बोथ की पेयरिंग जो बनती है ना वो किससे बनती है, एंड से। एंड यहाँ पर जो दे रहा है वो अपने आप में क्या है, सही है। दूसरी बात देखना वो किसका यूज कर रहा है, बोथ का। बोथ आने का मतलब क्या हो गया, उसमें दोनों शामिल हैं। जब दोनों शामिल हैं तो दोनों के साथ में अलग अलग आर्टिकल का यूज भी क्या है, पॉसिबल है, मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसमें आदमी एक है तो मुझे आर्टिकल भी एक यूज करना था। लेकिन यहाँ बोथ आते ही मैं समझ गया कि वो सिंगर भी है और क्या है, म्यूजिशियन भी है। इसका मतलब जो है दोनों के साथ में अलग अलग आर्टिकल आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ आपको दे रखा है। तो द करेक्ट आंसर इज बोथ। तो आपने कहा यहाँ का आंसर जो होगा ना वो होगा नो एरर। ये आपका सही आंसर माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ गाइस आपको वो जो बातें हैं या जो कंसेप्ट है वो बड़े अच्छे लेवल पर जो समझ में आ रहे हैं। आगे वाले कंसेप्ट की यदि मैं चर्चा करता हूँ, 3 कंसेप्ट हमारे हो गए हैं। एक कंसेप्ट जो हमने कहा था कि 2 सब्जेक्ट दिखा रहे हैं उनको विद अलॉन्ग विद से जोड़ रखा है, तो आने वाली हेल्पिंग और जो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। सेकंड कंसेप्ट बेटा हमारा यह था कि 2 सब्जेक्ट है उनको और नोर या बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ रखा है, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब हमेशा नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। रूल नंबर 3 में हमने एंड पढ़ा था। एंड के 4 कंसेप्ट हम पढ़ कर आए हैं। वो 4 कंसेप्ट जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा 4 कंसेप्ट कौन कौन से थे, देखिएगा। एंड का पहला कंसेप्ट तो क्या था, देखना गाइस फिर से देख लीजिएगा। एंड का पहला कंसेप्ट क्या था, कह रहा है पहला कंसेप्ट तो ये था कि 2 सब्जेक्ट यदि आपको दे रखे हैं और दोनों को किससे जोड़ रखा है, एंड से, तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हमें प्लूरल बना देना होता है। लेकिन कब बना देना होता है, जब पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट दोनों अलग अलग नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। लेकिन दूसरा जो कंसेप्ट था दैट इज व्हाट, वो क्या था गाइस, देखिएगा। कह रहा कि 2 सब्जेक्ट आपको दिखा रखे हैं, दोनों को किससे जोड़ रखा है, एंड से जोड़ रखा है। किससे जोड़ रखा है, एंड से। तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको हमें क्या बनाना होता है, सिंगुलर बनाना होता है। आपके ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि दोनों सब्जेक्ट आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, कम्युनिकेशन पेयर का निर्माण करते हैं। ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इस प्रकार की जो सब्जेक्ट है वो किस प्रकार के यहाँ पर दिखाई देंगे, वो देखिएगा। तो मैंने कहा कि जैसे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जैसे मैंने कहा कास्ट एंड क्रेड का यहाँ पर बंदा यूज करता है, कास्ट एंड क्रेड जो है, या फिर बैग एंड बैगेज जो है, बैग एंड बैगेज का यूज करता है। इस प्रकार के जो सब्जेक्ट यानी फ्रेजल वर्ड आपको दिखाई देंगी। कैट्स एंड डॉग्स हैं, कैट्स एंड डॉग्स है, या ब्रेड एंड बटर है, ब्रेड एंड बटर है। इस प्रकार की जो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती है जिनके लिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर है। लेकिन थर्ड कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था, जैसे देखिएगा इसका एक बात और थी, वो बात ये थी बी वाली। कह रहा है कि 2 सब्जेक्ट आपको दिखा के एंड से जोड़ रखा है, लेकिन इन शब्दों के साथ में यदि बंदा ईच अदर है या फिर वन अनोदर है या फिर टुगेदर है, इस प्रकार के शब्दों का यूज करता है, तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब को भी हम क्या बना देते हैं,
प्लूरल बना देते हैं। ये दो बात हमारी हुई थी यहाँ पर। तीसरा कंसेप्ट देखिएगा इसका, फिर तीसरा कंसेप्ट जो बनता है ना वो क्या बन रहा था, कह रहा है कि दो सब्जेक्ट यदि आपको दिखा रखे हैं, दो सब्जेक्ट यदि आपको दे रखे हैं, दोनों को किससे जोड़ रहा है, एंड से जोड़ रहा है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट से पहले वो आर्टिकल एंड का यदि यूज करता है तो ऐसे में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। फोर्थ कंसेप्ट हमारा ये था कि दो सब्जेक्ट दिखा के लेकिन दोनों के साथ में यदि आर्टिकल आपको दे रखा होता है, दोनों के साथ में यदि आर्टिकल आपको दे रखा है तो कितने आदमी हैं, दो आदमी हैं, और दो आदमी के लिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है तो उसको हमेशा क्या माना जाएगा बेटा, प्लूरल माना जाएगा। तो ऐसे केस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी क्या बन जाएगी, प्लूरल बन जाएगी। ये चार कंसेप्ट जो हमारे एंड के हैं। इसके बाद में हम टाइप में फोर्थ की चर्चा करते हैं। फोर्थ वाले टाइप में देखिएगा या कंसेप्ट में देखिएगा, इसकी चर्चा हम करते हैं। ये रहा बेटा आपका फोर्थ कंसेप्ट, देखिएगा समझना। फोर्थ कंसेप्ट देखना बेटा क्या कह रहा है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझना बेसिक लेवल पर। देखिएगा मैं आपको फिर बता देता हूँ कि मैंने पहले भी आपको बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ग्रामेटिक शब्दों का नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैं आपको बिल्कुल ऐसे कंसेप्ट बताऊँगा जो आसान शब्दों में या बिल्कुल सिंपल शब्दों में होंगे, जिनसे हम क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। जैसे देखिएगा मैंने कहा कि कोई भी सेंटेंस आपका इस प्रकार का दिखा रखा है, कोई एग्जाम्पल इस प्रकार का दिखा रखा है जिसमें इस प्रकार के शब्दों का यूज कर रखा है, लाइक each, everyone, everyone, no one, someone, anyone, somebody, anybody, everybody, neither, either, many या more than one। I repeat my sentence, अगर मेरे एग्जाम्पल में each, everyone, someone, somebody, no one, nobody या फिर more than one या many, either, neither का यदि यूज होता है तो तीन कंसेप्ट यहाँ पर बनेंगे या तीन प्रॉपर्टी इनकी बनेंगी। वो तीनों प्रॉपर्टी क्या है मैं आपसे परिचय करवाता हूँ। देखिएगा सबसे पहली बात तो आपको गाइज ये याद रखना है कि इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज मेरे एग्जाम्पल में होता है तो पहला स्टेप जो है ना वो आपका ये बना के कि इनके बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है, इनके बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है ये हमेशा ही कौन सी फॉर्म में होगा गाइज, सिंगुलर फॉर्म में होगा। यहाँ पर वो आपको एरर दे सकता है, हो सकता है कि वो इसको प्लूरल बना के दे तो आपको इसे क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगर पहला स्टेप आपका सही दिखा रखा है तो गाइस सेकंड स्टेप जो में है इसको आपको एरर फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे केस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है उसको भी हमें क्या बनाना होता है, सिंगुलर बनाना होता है। तो आपने कहा अगर इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज होता है तो आने वाली सब्जेक्ट और आने वाला हेल्पिंग वर्ब दोनों ही केस हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। अगर दोनों आपको सही दिखा रखे हैं तो थर्ड स्टेप में जो आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है ऐसे केस में सेंटेंस में यदि बंदा देयर का यूज करता है तो उसे क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। आई रिपीट माई सेंटेंस, आई रिपीट माई वर्ड्स, आई सेड, मैंने कहा कि ईच, एवरी वन, एवरी वन, नो वन, समवन, एनी वन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नाइदर, आइदर, मैनी या मोर देन वन का यदि यूज करता है तो पहला स्टेप होगा कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेकिन इस प्रकार के केसेस में या इस प्रकार के एग्जाम्पल में कहीं भी आपको देयर यूज़ नहीं करना है। यदि आपने देयर का यूज़ किया है तो गलत माना जाएगा। आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं, या तो आप इसे हिज से रिप्लेस करेंगे या फिर आप इसको हर से रिप्लेस करेंगे। इन तीनों प्रॉपर्टी में कहीं भी आपको एरर देगा जिसे आपको फाइंड आउट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा गाइस, समझना, कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें हम अप्लाई करके देखते हैं इस कंसेप्ट को कि अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। देखिएगा जैसे पहला एग्जाम्पल दिखा रखा है, कई बार जो है इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछा गया है, बड़ा खूबसूरत सवाल आपका बनता है। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, दिस वन इज ए, फ्रिक्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड, आगे कह रहा है विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। लास्ट पार्ट जो दिखा रखा है गाइज वो है मेरा नो एरर। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो कंसेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया। जैसे मैंने किसको पढ़ा, एवरी को, एवरी पढ़ते मेरे दिमाग में आ गया कि एवरी के बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। तो वुमन सिंगुलर है कि नहीं है, तो आपने कहा सिंगुलर दिखा रखा है। अगर बंदा हो सकता है यहाँ पर WMEN का यूज करता तो ये क्या होता, गलत, क्योंकि अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि अपने आप में क्या दिखा रखा, सिंगुलर, तो वुमन सिंगुलर अपने आप में सही है। कह रहा है कि एवरी के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब को भी क्या दिखा रखा, सिंगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, साथ में क्या लगा रखा है, एस या ईएस। ये भी बेटा सही दिखा रखी है। कह रहा ऐसे केस में सेंटेंस में देयर का यूज नहीं होगा। पूरे एग्जाम्पल में आपको देयर दिखाई नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ऐसे केस के पूरे एग्जाम्पल में आपको देयर दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर है तो आप उसको हिज या हर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने कहा द आंसर इज व्हाट, तो दी है
रिप्लेस विद हर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हर। जिस भी पार्ट में आपका एरर है उसको ब्लैक करके आगे की तरफ निकल जाइएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ड। यहाँ तक मेरे ख्याल से मुझे क्वेश्चन पढ़ने में अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई भी एरर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। क्या दिस इज ए स्ट्रेंज वर्ड वेयर ईच वन, जैसे ही मुझे क्या देखने को मिला, ईच, तो कंसेप्ट दिमाग में आ गया होगा। कह रहा ईच वन possess their own golden bubble and laughs at others for doing the same। लास्ट पार्ट है मेरा नो एरर। तो देखिएगा मैंने जैसे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो यहाँ मुझे क्या दिखाई दिया, ईच। ईच के बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। आपने ये तो कहा था अभी, ईच है, एवरी वन है, इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट और आने वाली हेल्पिंग वर्ब दोनों ही केस क्या होने चाहिए, सिंगुलर। तो आपने कहा ईच के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन को हम सिंगुलर काउंट कर रहे हैं तो ये सिंगुलर है। आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पोजेस का जो यूज कर रहा है वो भी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, एस लगा रखा है। ऐसे केस में क्या यूज नहीं होगा, देयर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ देयर को आप रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं किससे, तो आपने कहा यहाँ पर किसका यूज हुआ है, वन के लिए। तो वन के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, हिज का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हिज आ जाएगा। तो देयर को रिप्लेस करेंगे आप किससे, हिज से। सो गाइस बिल्कुल बेसिक लेवल पर यदि आप चीज़ों को देखेंगे तो कंसेप्ट बड़े आसान से आपको नजर आएंगे, जहाँ से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते कुछ एग्जाम्पल और बना के देखते हैं। देखिएगा रीजन, कुछ एग्जाम्पल्स और देखना। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज दियर अप्स एंड डाउन्स। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे क्या दिखाई दिया गाइस, एवरीबडी दिखाई दिया। एवरीबडी आते मेरे दिमाग में वही कंसेप्ट आ गया कि एवरीबडी के बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो कह रहा है इट मस्ट बी एडमिटेड, जो अपने आप में क्या है, सिंगुलर आ रहा है। आगे कह रहा है सेंटेंस में किसका यूज नहीं होगा, दियर का यूज नहीं होगा। तो ऐसे में भी जो आप दियर को जो है रिप्लेस कर सकते हैं किससे, हिज से। तो यहाँ भी आपका दियर आंसर गलत माना जाएगा। उसके बाद में क्या कह रहा है, एवरी मैन एंड वुमन इन द फैमिली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ ए चाइल्ड। मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बड़ा टफ लेवल का है। आप इस क्वेश्चन को जब भी बनाएंगे तो 100% आप क्वेश्चन को गलत बनाकर जाएंगे। गाइस देखना प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखना यहाँ पर एवरी का यूज हुआ है और एवरी के बाद में लिखा रखा है मैन एंड वुमन का यूज करा, मैन एंड वुमन। अब स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मैन एंड वुमन दोनों की यदि वो बात करें तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो इज को रिप्लेस करने किससे, आर से। और जैसे ही आप इज की जगह आर का यूज करते हैं एग्जाम्पल आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट ये कह रहा है कि एवरी के बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। ये दोनों ही सिंगुलर हैं तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो इज भी अपने आप में क्या है, सही है। सेंटेंस में दियर नहीं आएगा, कहीं भी दियर नहीं है, आगे कोई ग्रामेटिकली एरर नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा नो एरर। तो आपका नो एरर जो है वो सही आंसर माना जाएगा। अगर आप इज की जगह आर करना चाहते हैं तो आप एक गलती ही सोच रहे हैं, आर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी जो दिखा रखी है वो सिंगुलर दिखा रखी है। सो गाइस आगे की ओर मूव ऑन होते हैं। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स और भी हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, मैनी ए पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। कह रहा है मैनी ए पैसेंजर। थोड़ी देर पहले ही हुआ था, मैंने ये बताया था कंसेप्ट में। अगर मेरे एग्जाम्पल है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, या फिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड था मेरा मैनी ए या मोर देन वन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैनी ए या मोर देन दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट और आने वाली हेल्पिंग वर्ब दोनों ही के हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जब दोनों ही के सिंगुलर होंगे तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में जो है या थर्ड स्टेप में देयर का यूज भी नहीं होगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो जैसे मैंने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया तो मुझे क्या दिखाई दिया, मैनी ए। मैनी आते ही मेरे दिमाग में क्या है कि मैनी ए के बाद में सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। तो पैसेंजर अपने आप में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट दिखा रखा है गाइज। ये तो सही था। आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो हैव जो है इसको कौन लीड कर रहा है, पैसेंजर। पैसेंजर सिंगुलर है तो गाइज ये भी क्या होगा, सिंगुलर। तो हैव रिप्लेस विद क्या हो जाएगा, हैज। दैट्स योर आंसर गाइज। क्लियर है बात। आगे देखिएगा 6 नंबर जो क्वेश्चन दिखा रखा है वो देखिएगा क्या कर रहा है, मोर देन वन। जैसे मैंने मोर देन वन को पढ़ा तो मेरा सारा आंसर यहीं क्लियर हो गया। बेटा यदि ग्रामेटिकली कंसेप्ट आपके बहुत खूबसूरत होते या ग्रामेटिकली कंसेप्ट यदि आपके अच्छे होते तो आप देखते ही क्वेश्चन को बना सकते थे कि सर आप कहेंगे मोर देन वन के बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, बात खत्म। लेकिन देखिएगा फिर भी क्वेश्चन को समझने की दृष्टि से देखिएगा कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव इंज्यूर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट
लास्ट नाइट नियर दिस रेलवे क्रॉसिंग। लास्ट पार्ट जो दिखा रखा है वो मेरा है नो एरर। जैसे ही मैंने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया तो मुझे क्या दिखाई दिया, मोर देन वन दिखाई दिया। मैंने कहा उसके बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा, और आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। यहाँ दिखा रखा है को लीड कौन कर रहा है, सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा हैव रिप्लेस विद हैज, दैट्स योर आंसर गाइज। तो यहाँ भी क्या आएगा, हैव को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, हैज से। क्लियर हो ये बात। आगे देखिएगा कंडीशन जो है ना आगे क्या है, मूव होते आगे वाले एग्जाम्पल की तरफ देखिएगा गाइज। एक एग्जाम्पल, इसकी एक प्रॉपर्टी और भी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा। अभी जो है टाइप नंबर जो हम पढ़ रहे थे फोर्थ, उसमें मैंने कहा ईच है, एवरी वन है, समवन है, इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट और आने वाली हेल्पिंग वर्ब दोनों ही के हमेशा कौन सी फॉर्म में होंगे, सिंगुलर। सेंटेंस में क्या नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा। उसी का एक केस और भी है, वो क्या है देखिएगा। इस वाले कंसेप्ट को है ना आप आराम से समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन का बनना शुरू हो जाता है। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना सवाल आपका यहाँ से बनता है। क्या करें, अगर ईच के साथ में यदि मैं ऑफ लगा दूँ तो प्रॉपर्टी मेरी थोड़ी सी बदल जाएगी। देखना क्या करा है, अगर मेरे एग्जाम्पल में ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, इस प्रकार के शब्दों का यदि यूज होता है तो वही तीन कंसेप्ट यहाँ पर बनेंगे। वो तीनों कंसेप्ट क्या होंगे देखिएगा। पहला स्टेप तो मुझे ये बनाना होता है कि इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट जो होता है गाइज, ये हमेशा ही कौन सी सेंस में होगा, प्लूरल सेंस में होगा, यानी प्लूरल कंडीशन में होगा। अगर ये प्लूरल है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनाना है। हो सकता है बंदा आपको यहाँ पर एरर दे। अगर ये प्लूरल है तो सेकंड स्टेप में आपको आंसर फाइंड आउट करना होता है। सेकंड स्टेप गाइस ये कहते हैं कि ये सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन इसके साथ में आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको क्या दिखाई देगी, सिंगुलर दिखाई देगी। क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सिंगुलर है तो ठीक है, नहीं है तो प्लूरल है। अब सवाल ये आता है कि सर यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है। कंफ्यूजन किस बात का, आप कह रहे हैं सर सब्जेक्ट तो प्लूरल है और एच भी क्या है, सिंगुलर है। ये बात को समझ में नहीं आई। तो देखना इस बात को मैं ग्रामेटिकली यूँ समझा देता हूँ। देखिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है वो देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में इस बात को समझना। देखना, छोड़ना इस कंसेप्ट को। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरे एग्जाम्पल में गाइस दो सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, कितने सब्जेक्ट दिखा रखे हैं, दो सब्जेक्ट मुझे दे रखे हैं और दोनों को किससे जोड़ रखा है, किसी प्रीपोजिशन से जोड़ रखा है। दो सब्जेक्ट दिखा रखे और दोनों को किससे जोड़ रखा है, किसी प्रीपोजिशन से जोड़ रखा है। तो ऐसे में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ऐसे में आने वाली जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसको हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट लीड करता है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आई रिपीट माई वर्ड्स, आई सेड दैट। मैंने कहा दो सब्जेक्ट यदि आपको दे रखे हैं, दोनों को किससे जोड़ रखा है, प्रीपोजिशन से, तो यहाँ आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट लीड करता है। उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। यानी कि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। जैसे देखिएगा इस वाले कंसेप्ट की यदि मैं बात करता हूँ, उससे मेरे कोई एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल में मुझे बोल दिया गया ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। क्लियर है। आगे मान लो मुझे दे दिया गया आर, दे दिया गया, क्या दे दिया गया, आर दे दिया गया, और मुझे सही आंसर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। अब देख रहे हैं इस कंसेप्ट में क्या दिखा रखा है, मुझे दो सब्जेक्ट दिखा रखे हैं। कौन कौन से हैं दो सब्जेक्ट, एक तो दिखा रखा ई सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, एक दिखा रखा है द बोझ। ये दोनों सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट नंबर सेकंड, ये दो सब्जेक्ट दिखा के किससे जोड़ रखा है, प्रीपोजिशन से जोड़ रखा है। ऐसे में आर को कौन लीड करेगा, पहला सब्जेक्ट लीड करेगा। अब पहला सब्जेक्ट क्या दिखा रखा, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। इसके अकॉर्डिंग जो है हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। सो गाइस मैंने कंसेप्ट में यही यूज किया है कि अगर इस प्रकार के शब्दों का यूज हुआ है तो इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन आने वाली एच भी क्या होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी। ये कंसेप्ट आपका यहाँ से बनता है। तो प्रॉपर्टी में देखिएगा इस क्या है मैंने कि आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, एच भी क्या होगी, सिंगुलर। अगर एच भी सिंगुलर आपको दिखा रखी है तो मैंने कहा थर्ड जो स्टेप आपका बनता है उस स्टेप में जो है देयर का यूज होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखना है। गाइस देखना अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो सेंटेंस में ऐसे केस में देयर का यूज भी नहीं होगा। ऐसे एग्जाम्पल में, पूरे एग्जाम्पल में आप देयर का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, समझना। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम्पल आपके सिस्टम पर दे रखा है, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, देखिएगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट वाज गिवन 2 एक्सरसाइज बुक्स यस्टरडे, लास्ट पार्ट आपका नो एरर। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दिया ईच ऑफ। ईच ऑफ आते मेरे दिमाग में आया कि इसके बाद में आने वाला सब्जेक्ट जो है ना वो क्या बनेगा,
प्लूरल बनेगा। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है क्या? आपने कहा सर नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा द स्टूडेंट नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? द स्टूडेंट्स आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। एच वी क्या होगी? सिंगुलर, तो आपको आवाज़ पहले से क्या दिखा रखा? सिंगुलर फॉर्म में दिखा रखा है, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा स्लेस फर्स्ट में आपका एरर है, यहाँ स्टूडेंट की जगह क्या आएगा? स्टूडेंट्स आएगा। ये आपका सेकंड है। क्या कह रहा है? वन ऑफ मैनी स्टूडेंट। कह रहा है वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट तो आपको प्लूरल दे रहा है, मैनी स्टूडेंट्स, लेकिन एच वी क्या आएगी? सिंगुलर, तो हमें यहाँ हेल्पिंग ऑफ को सिंगुलर नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हेल्पिंग ऑफ को सिंगुलर बनाएंगे। सो गाइस द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा सर लीव नहीं आएगा, क्या आएगा? लीव जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे वाले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखना बिल्कुल बेसिक लेवल पर जो चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। कह रहा है वन ऑफ द सिकेस्ट, तो प्रॉपर्टी क्या थी? वन ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल होगा, तो सब्जेक्ट प्लूरल दिखा रखा है। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखना क्या कह रहा है, प्लूरल की फॉर्म में कह रहा है कि एच वी क्या होगी? सिंगुलर, तो यहाँ एच वी क्या दिखा रखा? इज। इसको कौन लीड कर रहा है? तो आपने कहा सर इसको वन लीड कर रहा है। वन सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है? सिंगुलर, अपने आप में क्या है? करेक्ट है। आगे सेंटेंस में दियर का यूज नहीं होगा, कहीं दियर आपको दिखाई दे रहा है क्या? आपने कहा सर नहीं दिखा रहा। कीप अप ट्राइंग एंड नॉट टू गिव अप, कहीं भी मुझे दियर का यूज नहीं दे रहा है। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा नो एरर, जो इसका सही आंसर विजिबल होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। बेटा देखना आगे वाला एग्जाम्पल देखना, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप इसको टाइप कर दीजिएगा। मैं विद इन 1 आवर में जो आपको अपना आंसर दे दूंगा, चाहे मैं कैसे भी दूं। कह रहा वन ऑफ द स्टेट, तो यही देखने का कह रहा वन ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या बनेगा? प्लूरल, तो स्टेट नहीं आएगा, क्या आएगा गाइस? स्टेट्स आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल बनाएंगे तो आप यहाँ पर किसका यूज कर देंगे? स्टेट्स का यूज कर देंगे। आगे वाले एग्जाम्पल की ओर मूव होते हैं, लेट्स सी। देखना कह रहा है नन ऑफ अस, कह रहा है नन ऑफ हो, वन ऑफ हो, एनी ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो कह रहा है इनके बाद में आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल। तो यहाँ अस तो प्लूरल दिखा रखा है, सब्जेक्ट तो क्या दे रहा है? प्लूरल दे रहा है, लेकिन आने वाली एच वी क्या आनी चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ तो प्लूरल दिखा रखी है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा वर रिप्लेस विद वॉच। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस में दियर का यूज नहीं होगा, तो कहीं भी आपको दियर नहीं दिखाई दे रहा है। करेक्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट द स्पीकर वॉज सेइंग पब्लिकली, लास्ट पार्ट नो एरर है, तो यहाँ पर ए पार्ट में जो आपका एरर दिखा रखा है वर्ड को रिप्लेस कर देंगे आप किससे? वाज से। 6 नंबर एग्जाम्पल देखना, ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंशियली टू आवर सक्सेस। कह रहा है ईच ऑफ के बाद में सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, है ना। एच वी क्या होगी? सिंगुलर, तो आर की जगह क्या आएगा? ईच आएगा, बस। यानी कि इस प्रकार के कंसेप्ट का आप यदि यूज करते हैं, आप ग्रामेटिकल रूल्स में ना जाकर यदि इस प्रकार के कंसेप्ट का बेटा यूज करते हैं, तो आप विद इन 1 सेकेंड में जो अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। क्लियर है? आगे वाले क्वेश्चन को देखिएगा, लेट्स सी बेटा। देखना 7th जो क्वेश्चन दिखा रखा है, नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम, लास्ट पार्ट है आपका नो एरर। वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। तो कह रहा है ऑफ द एप्लीकेंट्स, प्लूरल दिखा रखा है, यानी कि हैव को कौन लीड करेगा? तो आपने कहा नन ऑफ। नन ऑफ क्या है? सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर, तो हैव रिप्लेस विद हैज, दैट्स योर आंसर। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन। मैं डैम से और 100% इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि इस एग्जाम्पल को आप गलत बनाएंगे। कई बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके सिस्टम पर दे रखा है। जब भी इस क्वेश्चन को पूछा गया तो अच्छे लोग जो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए। एक बार बना के देख लीजिएगा, हरी अप, फटाफट बनाओ देखें। प्लीज मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, हरी अप। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, फटाफट बना के देखिएगा। अब गाइस देखना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यानी कि आपके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड, नाइदर ऑफ के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल कह रहा 5 अपने आप में प्लूरल सेंस में है। कह रहा कुड, अब देखना कुड तो यहाँ न्यूट्रल वर्ब है, कह रहा कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एच वी क्या होगी? सिंगुलर, तो कुड तो न्यूट्रल है, यानी सिंगुलर के साथ में भी आएगा तो प्लूरल के साथ में भी आएगा, तो यहाँ तो आप आंसर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। सो आप अपना आंसर क्या देंगे? नो एरर देंगे। और जैसे ही आप अपना नो एरर आंसर देते हैं तो एग्जाम्पल आपका क्या होता है? इनकरेक्ट होता है। रीजन ये है बेटा, देखना बात को समझना,
क्या है क्या नहीं, कंसेप्ट को देखिएगा कंसेप्ट क्या कह रहा है समझना। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ बात क्या है वो देखिएगा। कह रहा है कि एक तो बेटा मैं यूज कर रहा हूँ नाइदर का। नाइदर का यदि हिंदी मीनिंग देखा जाए तो नाइदर का हिंदी मीनिंग होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, एक भी नहीं। जैसे देखिएगा मैंने कहा जैसे मेरे पास में दो फैन है, या यूँ समझ लीजिएगा कि दो आदमी, एक राम है एक श्याम है। अगर मैं दोनों को मेरे पास में बुलाता हूँ तो दोनों में से कोई नहीं आता। मैंने कहा नाइदर राम नोर श्याम कैम है, ना तो राम आया और ना ही श्याम आया, दोनों में से कोई बंदा नहीं आया। इसका मतलब मैं किसका यूज करूँगा, नाइदर का, जब बात दो की होती है और दो में से एक की भी नहीं है, यानी नाइदर राम नोर श्याम, तब ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, आइदर का। अगर दोनों में से एक आ जाता, मेरे बुलाने पर यदि राम या श्याम में से कोई एक आ जाता तो मैं यहाँ पर किसका यूज करता, आइदर का यूज करता। आइदर का मतलब क्या होता है गाइस, दो में से एक। ये मैंने कहा आइदर राम और श्याम, इसका मतलब क्या कह रहा है कि या तो राम आया था या श्याम आया था, लेकिन दोनों में से एक जरूर आया था। लेकिन कई बार एग्जाम्पल में क्या करता है, या एग्जाम में पेपर सेट में बेटा क्या करता है एग्जामिनर, कह रहा है कि दो की बजाय वो दो से ज़्यादा की बात करता है, तीन चार यानी दो से ज़्यादा की यदि वो बात करता है तो ऐसे केस में जो है हम नाइदर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, नन से। मैंने कहा ऐसे केस में हम नाइदर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, नन से, और आइदर को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वन से। कब, जब बात दो से ज़्यादा की होती है, मोर देन टू, मोर देन टू, जब बात दो से ज़्यादा की होती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैंने कहा नाइदर का यूज़ होता है दो में से एक भी नहीं, आइदर का यूज़ होता है दो में से एक। जब बात दो से ज़्यादा की होती है तो नाइदर को रिप्लेस करना है नन से और आइदर को रिप्लेस करना है किससे, वन से। अब इस वाले एग्जांपल में देखना क्या कर रहा है, फाइव एक्यूज्ड कर रहा है, नाइदर वो फाइव एक्यूज्ड, किसकी बात कर रहा हो, पांच एक्यूज्ड की यदि बात कर रहा है, यानी दो से ज़्यादा। ऐसे केस में नाइदर को हमें रिप्लेस करना किससे, नन से। तो यहाँ नाइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा नाइदर रिप्लेस विद नन। एग्जाम्पल क्या बनेगा, नन ऑफ द फाइव एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। ये एग्जाम्पल है तो काफ़ी बार आपसे पूछा गया सीजीएल में, तो इस वाले एग्जाम्पल को आप फोकस कीजिएगा, चाहे तो आप इसको जो है कॉपी भी कर सकते हैं। सो गाइज आज के वीडियो को जो मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। आगे वाले जो वीडियो पार्ट नंबर 3 में जो हम और भी नए कंसेप्ट की चर्चा करेंगे, तो बनी रहेगा मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।